छनक की तेज आवाज के साथ शीशे की प्याली फर्श पर गिरी और सैकड़ों टुकड़ों में बिखर कर पूरे कमरे में फैल गई। क्या हुआ कहकर जोर से चिल्लाती हुई तापसी कमरे के अंदर हवा के झोंके की तरह घुसी और वहां का नजारा देख शेरनी से गुर्राई। हे भगवान, आज फिर तुमने एक और चीज का नुकसान कर दिया बाबूजी। और बाबूजी स्तब्ध से खड़े अभी तक कपकपा रहे थे। एक तो उन पर 70 वर्षीय उम्र का असर था, दूसरा बीमारियों ने उनके शरीर को खोखला कर दिया था, और तीसरे तापसी यानी उनकी बहू, जिसकी डांट खा के वे अभी तक सूखे पत्ते की भांति थरथरा रहे थे। तभी सावित्री यानी तापसी की सास बहू का गुस्सा शांत करने के उद्देश्य से बोली, बहू गुस्सा मत करो, तुम्हारे बाबूजी ने कोई जानबूझकर नहीं तोड़ी है कटोरी, वह तो उठाते वक्त उनके हाथ से फिसल गई। मगर सास की बात ने तो जैसे तापसी के क्रोध की अग्नि में और घी डाल दिया। बोली, माँ जी आप तो बाबूजी का पक्ष लो ही मत। सावित्री का लहजा नरम पड़ गया। क्या कहती हो बहू? तो तापसी ने भी हाथ मटका मटका कर आंखें तरेरते हुए कहा, अरे ठीक ही तो कह रही हूँ माँ जी, आपके कारनामे भी कुछ कम नहीं है। कल आपने सीढ़ियों से धुले कपड़ों की बाल्टी ऐसी गिराई कि सारे कपड़े मुझे दोबारा धुलवाने पड़े। बहू का कटाक्ष सुन सावित्री की आवाज भर्रा गई। बहू, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि इतनी भरी बाल्टी लेकर मैं सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती, पर तुमने ही मुझे मजबूर किया था, तो मैंने कोशिश भी करी, मगर मेरा पांव फिसल गया। और वह तो भगवान का शुक्र है कि बाल्टी ही गिरी, अगर कहीं मैं गिर जाती तो। कहते कहते आंखों में झिलमिलाते आंसुओं पर किसी तरह पलकों का बांध लगाया उसने। लेकिन तापसी एक के बाद एक जहरीले तीर छोड़े ही जा रही थी। वाह वाह, लगता है हमारा घर घर नहीं फिसल पट्टी है। कभी किसी का पांव फिसल जाता है तो कभी किसी का हाथ। जड़वत से खड़े बाबूजी सावधान की मुद्रा में भी कमजोर अवस्था के कारण हिलते हुए बोले, बहू मुझे माफ कर दो, मैं अभी टूटी कटोरी के कांच साफ कर देता हूँ। तो तापसी भी कमर पर दोनों हाथ रखकर पूरी बेशर्मी से कह उठी, वह तो करना ही होगा बाबूजी। और माँ जी आप भी झाड़ू उठाओ और शुरू हो जाओ। और वैसे भी लंच टाइम हो रहा है, राजेश सोनू को स्कूल से लेकर आते ही होंगे। कहती हुई कुछ अस्पष्ट से अपशब्द बड़बड़ाती हुई तापसी किचन की तरफ चली गई। और बहू के जाते ही दोनों कांच के टुकड़ों को यूं देखने लगे मानो वे कांच के टुकड़े ना होकर उनके अरमानों के टुकड़े बिखरे पड़े हों। सावित्री झाड़ू लगाते हुए बोली, सुनो जी, मैं जानती हूँ कि आप क्या सोच रहे हो। बाबूजी पछतावे भरी आवाज में बोले कि गांव से शहर आते वक्त कितना खुश थे हम। सोचा था कि बेटे बहू के पास रहकर अपने पोते के साथ हंसते खेलते बाकी के दिन गुजारेंगे। सावित्री बाबूजी को ढांढस बंधाते हुए बोली, अब ज्यादा भी मत सोचिए जी, आखिर है तो सब अपने। और बाबूजी कहे जा रहे थे, हाँ सावित्री, आखिर है तो सब अपने ही। कहते हुए पुराने दिनों की एक याद में खोते चले गए। जानती हो सावित्री, जब बचपन में राजेश का कभी कभी स्कूल जाते वक्त टिफिन छूट जाता था ना, तो मैं साइकिल चलाकर उसकी बस से आगे निकलकर बस रुकवा कर उसे टिफिन देता था। सावित्री कांच से भरे सूपे को बाबूजी को देते हुए बोली, अब छोड़ो भी राजेश के पापा, माँ बाप का तो कर्तव्य ही होता है कि अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण करें। अचानक बाबूजी कहा उठे, आ। सावित्री तभी जुबान में चीखी, अजी क्या हुआ जी? बाबूजी ने अंगूठे से निकल रहे खून को मुंह में चूसते हुए कहा, कुछ नहीं सावित्री, कांच की हल्की सी किरच अंगूठे में लग गई थी, पर तुम चिंता मत करो, इसका दर्द हमारे बेटे राजेश द्वारा दिए जा रहे दर्द से बहुत कम है। उस राजेश के दर्द से जिसे पढ़ाने के लिए तुमने अपना एक एक गहना गिरवी रख दिया। सावित्री ने
ठंडी सी आह भरते हुए कहा कि मैंने कहा ना, वो अपना कर्तव्य था। सुनकर बाबूजी एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोले, यह कैसा कर्तव्य है जो सिर्फ माँ बाप को ही निभाना पड़ता है, जिसे निभाने की जिम्मेदारी बहू बेटे पर बिल्कुल नहीं होती। कहकर वे कचरा कूड़ेदान में डालने के लिए तेजी से बाहर निकल गए। शाम हुई, सभी खाने की टेबल पर बैठे थे। राजेश और सोनू भी साथ थे। तापसी सबकी थालियां लगा रही थी कि अचानक राजेश बोला, तापसी, बहू और माँ के लिए हम जो बाजार से बर्तन लाए हैं वो ले आओ। सुनते ही तापसी एक कमरे में यह कहते हुए गई, ठीक है राजेश, मैं भी यही सोच रही थी कि इन्हें आज से ही नए बर्तन में खाना देना शुरू कर देना चाहिए। कमरे में से तापसी एक झोला उठाकर लाई और उसमें से बर्तन निकाल निकाल कर टेबल पर रखती चली गई कि यह लकड़ी की थाली है, यह लकड़ी की प्याली है, यह लकड़ी का गिलास है और यह है लकड़ी का कटोरा। यह सब लकड़ी के हैं माँ जी। सावित्री विरोध न करने की स्थिति में भी विरोध प्रकट करते हुए बोली, बहू, क्या हम इन लकड़ी के बर्तनों में खाना खाएंगे? और इस विरोध के जवाब में तापसी नागिन सी फुफकारी कि क्यों, क्या कमी है इनमें? बाबूजी के हाथ से हर दूसरे दिन कोई ना कोई बर्तन टूटता फूटता रहता है, उससे तो अच्छा ही है ना। तापसी का वाक्य बाबूजी को भी नागवार लगा। उन्होंने समाज का डर दिखाते हुए कहा, पर बेटी, लोग क्या कहेंगे? तो तापसी के चेहरे पर कुटिल मुस्कान दौड़ गई। वो बोली, क्या कहेंगे? बाबूजी ने अपनी बात पूरी की, यही कि एक ही टेबल पर बेटा बहू कांच के बर्तन में खाना खा रहे हैं और माँ बाप लकड़ी के कटोरे में। मगर तापसी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। बाबूजी, यह आपका और माँ जी का हमारे साथ इस टेबल पर खाया जाने वाला आखिरी भोजन है। कल से आप और माँ जी ऊपर की कोठरी में जहां रहते हो वही लकड़ी के बर्तनों में भोजन करोगे। समाज का डर भी जब काम नहीं आया तो बाबूजी राजेश से बोले, बेटा ये ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि बाबूजी की आखिरी उम्मीद अपना खून ही तो था। मगर राजेश, वह तो जैसे बीवी का गुलाम बना बैठा था। बोला, सही तो कर रही है तापसी, बर्तन तो बर्तन है, चाहे लकड़ी के हों या कांच के। राजेश का जवाब सुन बाबूजी और माँ दोनों सन्न रह गए। मुंह में रखा निवाला जैसे निकला ही ना जा रहा हो। रात हुई। बाबूजी अपनी बेबसी पर कसमसा उठे। क्या सोचा था और क्या हुआ? सावित्री, क्या यही दिन देखने के लिए हमने गांव की सारी प्रॉपर्टी बेचकर सारी पूंजी राजेश और बहू के हाथ में रख दी थी? अरे, हमने तो सोचा था कि बची कुची उम्र इन सब के साथ चैन से गुजारेंगे। मगर और आगे के सब वह ना बोल सके, क्योंकि कहते कहते उनका गला रुंधने लगा था। तो ममता की उस मूर्ति ने साड़ी का पल्लू मुंह में भरकर हिम्मत हारे हुए स्वर में धीरे से कहा, आपकी तो प्रॉपर्टी ही गई है राजेश के पापा। मेरा तो गुरूर ही चला गया। कितना नाज था मुझे अपने बेटे पर। बस इतना ही कह सकी है। और यह कोई पहली ऐसी रात नहीं थी जो उन दोनों की नम आंखों ने तारे गिनते गिनते बिताई हो। दिल में जब हाहाकार मचा हो तो भला आंखों में नींद कैसे आ सकती है? उस पर भी अपने ही जिगर का टुकड़ा जब अपने जिगर पर वार करे तो कोई क्या करे? एक होता है आत्मसमर्पण, पर यह तो उससे भी कई उपमाओं से आगे की स्थिति थी कि क्या करे, कहाँ जाए, किससे कहे। इन सब सवालों का जवाब उनका बेटा राजेश हो सकता था, परंतु वह स्वयं तापसी की कुटिलताओं में शामिल हो खुद एक सवाल बनकर खड़ा था। और अगली सुबह
फिर एक गम का आगाज बनकर ही आई। बहू तापसी राजेश और पुत्र सोनू के साथ छत पर बनी कोठरी में उनके खाने और रहने की व्यवस्था कर रहे थे। तापसी ने कहा, देखो माँ जी, सब सेट कर दिया है। उधर तख्त पर आपके सोने की व्यवस्था है और इधर टेबल पर खाने की। राजेश ने भी टेबल पर लकड़ी के बर्तन जमाते हुए कहा, और बाबूजी, अब आपको तापसी के मुंह से बातें भी नहीं सुननी पड़ेंगी, क्योंकि ये लकड़ी के बर्तन है, अगर गिर भी गए तो टूटेंगे नहीं। बाबूजी और माँ असहाय थे। उनकी बातें सुनने के अलावा और मानने के अलावा वे कर भी क्या सकते थे। जो था वह सब बहू बेटे के नाम कब का कर दिया था। पल्ले में तो अब फूटी कोड़ी तक नहीं थी। तो क्या यह सब उसी का परिणाम है? सोचते सोचते बाबूजी पथराई सी आंखों से उन लकड़ी के बर्तनों को देखने लगे, और तभी उनके जेहन में एक पुरानी घटना के चित्र कॉमिक्स के पन्नों की भांति पलटते चले गए। कॉलेज से आते ही जब राजेश मुनमुनाते हुए बोल रहा था, माँ, कॉलेज के सब लोग मोटरसाइकिल, कार और अच्छी अच्छी गाड़ियों से आते हैं, क्या बाबूजी मुझे एक साइकिल नहीं दिला सकते? तो माँ ने कहा, दिला देंगे बेटा। पर कब? राजेश ने पूछा। तभी बाबूजी की पीछे से आवाज आई, 3 महीने बाद। बाबूजी जो उसके पीछे आकर खड़े ही हुए थे, राजेश को समझाते हुए बोले, देखो बेटा, तुम्हारी माँ के गहने गिरवी रखकर सेठ धनीराम से तुम्हारे दाखिले के लिए हमने जो पैसे लिए हैं, 3 महीने तो हमें वही पैसे चुकाने में लग जाएंगे। यह सुन राजेश चीख सा पड़ा, क्या 3 महीने? बाबूजी बोले, हाँ। अरे भाई, उसमें मूल के साथ हमें ब्याज भी तो देना पड़ेगा। तो राजेश जिद्दी स्वर में बोला, नहीं नहीं, मुझे पहले साइकिल चाहिए। उसे समझाने की खूब कोशिश करी बाबूजी ने, बेटा, गहने भी तो तेरी पढ़ाई के लिए ही गिरवी रखे हैं ना, पढ़ लिख जाओ तो साइकिल क्या, कार ले लेना। मगर राजेश तो जैसे समझना ही नहीं चाहता था, और उसकी माँ ने भी उसकी ही हाँ में हाँ मिलाई। अजी ला दो ना साइकिल, मुझे कौन सा अभी गहने पहनने। रही ब्याज की बात, तो जहाँ 3 महीने का ब्याज देंगे तो वहां 2-3 महीने का और दे देंगे। और अगले दिन एक चमचमाती साइकिल राजेश के हाथ में थी। संभल कर चलाना बेटा, माँ ने राजेश को कहा। और इसी के साथ बाबूजी अपने पुराने ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गए और बुदबुदाए, संभल कर उसे नहीं, शायद हमें चलना चाहिए था। और फिर शाम होते ही राजेश की निगाह बार बार कमरे के दरवाजे की ओर जा रही थी। तापसी भी थोड़ी व्याकुल थी, क्या बात है, अभी तक सोनू नहीं आया? तापसी चिंता में पड़ी थी। कह तो रहा था कि बाजार तक जा रहा हूं। तभी सोनू दरवाजे पर नजर आया और चिल्लाया, मम्मी, डैडी। दोनों एक साथ सोनू की तरफ लपके। तापसी अनजाने भय की आशंका से भरे स्वर में पूछ बैठी, तू ठीक तो है ना बेटा, इतनी देर करती? राजेश ने तापसी को फटकार सी लगाई, अब कभी इसे बाजार में अकेले मत भेजना। जबकि सोनू गले में लटका झोला उतारते हुए मुस्कुराया, आप तो बेकार में ही घबरा रहे हो पापा। ये देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। उत्सुकता पूर्वक दोनों बोल उठे, हमारे लिए क्या लाया है? हमारा प्यारा बेटा सोनू। और सोनू छोटी टेबल के पास जाते हुए बोला, बताता हूँ। और थैले में से एक एक सामान निकालकर उसे टेबल पर रखने लगा। यह लकड़ी की कटोरी, यह लकड़ी का चम्मच, यह लकड़ी की थाली, और यह है लकड़ी का कटोरा। सुनकर चीख उठा राजेश, यह तू हमारे लिए लेकर आया है? तो सोनू मुस्कुराते हुए बोला, हाँ पापा, कल को आप भी तो दादाजी और दादी जी की तरह बूढ़े हो जाओगे, और आपसे भी तो जब कांच के बर्तन गिर गिर कर टूटेंगे तो मेरी होने वाली पत्नी
आपको बुरा भला ना कहे, इसलिए मैं आज ही ये बर्तन ले आया हूँ, क्योंकि आज तो ये सस्ते हैं और तब तक तो ये बहुत महंगे हो जाएंगे। सोनू का जवाब सुनो। यूं चीखे वे दोनों मानो किसी ने उनके नंगे बदन पर हंटर फटकार दिया हो। क्या? और उनके चीखने की आवाज सुनकर बाबूजी और माँ सीढ़ियों से नीचे उतर कर आए। बाबूजी बोले, क्या हुआ राजेश बेटा? और माँ ने पूछा, बहू सब ठीक तो है ना? मगर राजेश और तापसी मूर्ति बन खड़े, कभी सोनू को, कभी बाबूजी को, कभी माँ जी को और कभी उन लकड़ी के बर्तनों को देख रहे थे। दोस्तों, यह कहानी तो यहाँ समाप्त हो जाती है, पर जीवन अनवरत है। माता पिता वह पारस पत्थर है जिनके चरणों पर सिर छुआकर हम अपनी किस्मत को सोने सा चमका सकते हैं। इसलिए उनके सम्मान में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई कमी ना आने दे।